Good morning, students of BA Part 1, Government College, Chaksu. Welcome back for the essay that I had previously talked about. That is by APJ Abdul Kalam, Vision for 2020. I had given you the background and I had given you the introduction. And today I shall be doing the essay itself. As you can see on your screens, the chapter is there before you. If you have checked your WhatsApp, I have also shared this as PDF. And I have marked all the important points. आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया. इंट्रोडक्शन में दोबारा नहीं पढ़ूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा. बट आप देख सकते हैं दैट ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ आई हैव शोन द डिफरेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट लाइंस मुझे दिख रही हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है. एंड दिस इज़ लाइक President APJ Abdul Kalam had really put a lot of thought behind this article, and he, as we all know, that he was a very intelligent person. He was very capable to think beyond the existing reality and possibility, and that is what made him so special. And it is the result of deep thought that this article came into being. And he and along with his team of the Technology Information Forecasting and Assessment Council, that is TIFAC of India's Department of Science and Technology, had initially prepared a document which is called as India's Vision 2020. ये एक document की तरह इसकी तैयारी करी गई थी, एक futuristic कि किस तरह से इंडिया को एक फ्यूचर इमेजिन करा, या किस तरह से इंडिया को आगे बढ़ना है जिससे कि इंडिया का जो फ्यूचर है एज़ फार एज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न, वो इम्प्रूव हो और हम एक ग्लोबल पावर बन सकें. एंड लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ बुक विच वाज नेम्ड इंडिया 2020, जिसका मैंने ब्लर्ब जो है आपका लास्ट लेक्चर में मैंने शेयर किया था. और ये किताब जो है 2 लाख इसकी कॉपियाँ बिक चुकी हैं, मोर देन 2 lakhs. एंड द टाइटल ऑफ द बुक वॉज इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम. ये जो ऐसे है उसी का आप कह सकते हैं हिस्सा है. एंड दिस बुक वॉज को ऑथर्ड बाय YS Rajan अलॉन्ग विद मिस्टर कलाम. एंड दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक to know the thoughts and plans that have developed, were developed by Mr. Kalam and his team to make India better than now. So there are different aspects which Kalam has discussed, and you can see when he started this, he was triggered by one of the questions which had been posed by one of the students. आपको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि वो बहुत ही बेहद पसंद करते थे यंगस्टर्स के साथ मिलना, स्टूडेंट्स के साथ मिलना, और वो हमेशा अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे लेक्चर देने के लिए. और सिक्किम में ही उनका लेक्चर देते देते ही उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और 2015 में वी लॉस्ट हिम. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो चैप्टर शुरू हो रहा है वहाँ पर भी एक इवेंट को वो याद करते हुए, आई हैव अंडरलाइंड द लाइन्स की where it happened. He was interacting with the students in Nagaland, and it was a class 5 student that got up and asked him, within quotes आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, I would like to live in a happy and prosperous, peaceful and safe India. Tell me, what will you do, Mr. President? Also, tell me what I should do for that. आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्वायर बना रखा है. बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अक्सर लोग अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं. और यहाँ पर वो बच्चा 5वीं कक्षा का बच्चा है, उसने ये सवाल पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए, आप क्या करेंगे और मैं अपने लेवल पे अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ. सो दिस वाज, ये जो इनका इंटरेक्शन हुआ स्कूल चिल्ड्रन के साथ, मतलब ही वेंट टू डिफरेंट स्टेट्स एंड ही वेंट टू द यूनियन टेरिटरीज एंड ही वाज फेस्ड विद सिमिलर क्वेश्चंस. ये कह रहे हैं कलाम साहब अपन को बता रहे हैं यहाँ पे, एंड ही फेल्ट
that because India is such an old country, it has been in existence for so many years, and even the different people who have invaded India की कुछ एक capacity है, एक capability है कि best of all cultures को वो अब्जॉर्ब कर लेता है. मतलब किसी ने भी इंडिया को आके अनेक्स करा हो या डिफीट करा हो या रूल करा हो, उसकी जो बेस्ट कल्चरल उसकी क्वालिटी है उसको इंडिया जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है. एंड ही सेज कि हमारा जो देश है, इट इज़ सो ह्यूज, इट इज़ सो बिग, इट हैज़ गॉट सो मेनी डिफरेंट रिलीजन्स, इट हैज़ गॉट सो मेनी डिफरेंट castes, and therefore it is something to be understood that we have to go, or you can say we have to rise above these differences. And जब इतना कुछ amalgamation है इंडिया के अंदर, इतना कुछ possibility है कि इंडिया इतनी diversity होने के बावजूद एक होकर खड़ा है, एक होकर आगे बढ़ता है, तो वो कहते हैं कि अब बहुत टाइम आ गया है कि हम लोगों को किसी भी इंडिविजुअल और पार्टी या रिलीजन से ऊपर उठकर हमको केवल भारत के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा. वी हैव टू राइज अबव दीज डिफरेंसेस, वी हैव टू राइज अबव दीज पेटी पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स और इंडिविजुअलिज्म और रिलीजन, एंड थिंक बियॉन्ड ऑल दीज कैटेगरीज एंड थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री. एंड ही सेज दैट ऑफकोर्स हमेशा जब अपन मापदंड करते हैं तो किसके साथ टच स्टोन करते हैं, हमेशा वी टॉक अबाउट इन कंपैरिजन किससे ड्रॉ करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, उनसे हम कंपेयर करते हैं. एंड ही सेज कि वो सारे जो नेशंस हैं, दे हैव इन स्पाइट ऑफ, आप देख सकते हैं जहाँ मैंने पॉइंट नंबर 3 मेंशन करा है, द थर्ड पैराग्राफ, he says this very clearly. Even the rich and the developed nations, in spite of their wealth and military strength, are afraid of virtual enemies, and they live with the fear complex. Economic prosperity and military strength alone do not bring peace to any nation, as we see from the dynamics of the world. तो बहुत clearly वो बोल रहे हैं कि आप economically बहुत powerful हैं, आप militarily बहुत powerful हैं, फिर भी एक आपको डर बना रहता है. देर इज़ अ फियर, वर्चुअल रियलिटी से ही आपको फियर है. दीज डेवलप्ड नेशंस हैव अ फियर दैट वील बी अनेक्स्ड, वील बी अटैक्ड, वील बी इन्वेडेड, वील हैव टू फेस सब सर्टन काइंड ऑफ कैलामिटीज. सो ही सेज दैट सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ से हम जो पीस का जो हमारा टारगेट है वो हम नहीं गेन कर सकते. एंड ही सेज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने रिलीजियस फोर्सेस को स्पिरिचुअल फोर्सेस में कन्वर्ट करें. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गांधी और नेहरू ने भी कहा है कि रिलीजन, हमको रिलीजन में भटके नहीं है. वी डू नॉट हैव टू लिव विद इन कि ये रिलीजन बेटर है या वो रिलीजन बेटर है. इस कंट्रोवर्सी से हमको परे होना है, हमको ऊपर उठना है. स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है. स्पिरिचुअलिटी की अगर आप बात समझते हैं, अगर उसकी बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में तो सब बराबर हैं. स्पिरिचुअलिटी तो आपको डिफरेंसेस से दूर कर देती है, आपको बिल्कुल ही आपकी जो मेंटल लेवल है, आपका जो समझने की कैपेसिटी है, वो बिल्कुल परे हो जाती है. आम थिंकिंग से आप ऊपर उठ जाते हैं. एंड ही सेज कि रिलीजन में डिवाइड होकर हम अपनी हैप्पीनेस और अपने पीस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. वी हैव टू टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, वी हैव टू टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल फोर्सेज विच आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एवरीवन. अगर हम स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देंगे तो अपने आप ही रिलीजन पीछे रह जाएगा. देन ही सेज वेरी क्लियरली, ही सेज इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिचुअल फोर्सेज इन एडिशन टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ विल ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो कि हर कंट्री का उद्देश्य होना चाहिए. फिर जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लगभग 15 से 16 साल के थे ये जब इंडिया हैड बिकम फ्री, तो उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको बहुत करीब से देखा था, इसलिए वो उसका रेफरेंस देते हैं इस पैराग्राफ में. नेक्स्ट आप देखें कि 1947 को हम ईयर में हम लोग फ्री हो गए थे. एंड जो पहला विजन था कि नेशन कैसा होना चाहिए, नेशन क्या होता है, ये हमें तब समझ में आया था. Then he says, this vision created the best of leaders in many fields like politics, philosophy, judiciary, science and technology and industry. अब इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जब 1947, इसको आप कनेक्ट करिए आपके पहले वाले ऐसे से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो मैंने आपको कराया था. जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी सीनेट बनाई थी, जब अपने पिक करे थे लोगों को, तो बेस्ट लोग, हर फील्ड का जो बेस्ट व्यक्ति था उसको पिक करके उन्होंने अपना
पूरा जो कैबिनेट है उसको बनाया था, बिकॉज उस समय जो देश था वो बहुत, उसके हालात ख़राब थे, इसलिए ही नीडेड द बेस्ट पीपल जिनके विजन बहुत दूर का हो, ऐसे लोग चाहिए थे। और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं धीरे धीरे की, जो अपने स्ट्रैटेजिक की एरियाज़ हैं वो हैं एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ठीक है, ये 3 या 4 हैं जिनके ऊपर हमको अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सारा का सारा जो अपने 5 ईयर प्लान्स हुए थे जब नेहरू ने शुरू करा था, तो मैंने आपको जब वो कराया था तब मैंने आपको बताया था ऐसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की 5 ईयर प्लान्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, तो सारा का सारा, क्योंकि इतना हमारी इकोनॉमिक पावर नहीं थी कि हम साइमल्टेनियसली हर फील्ड में पैसे डाल सकें। ठीक है, वी कुड नॉट डू दैट। सो द 5 ईयर प्लान्स वर लाइक स्पेसिफिकली टारगेटेड अपॉन सर्टन एरियाज विच नीडेड मोर अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में एग्रीकल्चर, बिकॉज कृषि प्रधान देश है हमारा, तो एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया। जैसे जैसे टाइम बीता, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया। 5 ईयर प्लान्स उसी के अनुसार बनाए गए। अब वो कहते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन में 50 ईयर्स लिखा गया है, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये जब ऐसे लिखा था तो लगभग 20 साल पहले ही ऐसे लिखा था, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो 70 साल हो गए हैं हमको इंडिपेंडेंस अचीव करे हुए। और यहाँ से जब वो ये लाइन अपन पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि ये 20 साल पहले लगभग ये ऐसे लिखा गया था। सो ही सेज नाउ मोर देन 50 ईयर्स हैव गॉन बाय एंड वी आर कॉल्ड एज वन अमंग द हंड्रेड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप इसको समझे, डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आता है इंडिया, not developed, okay, and we are different from G8 countries। जो सुपर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उससे हम अंतर है हमारे अंदर, और आज भी वो अंतर एग्जिस्ट करता है। नेहरू ने जो बात बोली थी उसी का रेपिटेशन है यहाँ पे, एंड ही सेज दैट वी हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस एंड देयर आर सो मेनी मिलियन पीपल हु आर स्टिल अंडर द पॉवर्टी लाइन। सो this is one big challenge, that we have to go beyond this. We have to include all these people, we have to bring them above the poverty line. This is one of the major challenges, so that each and every person can live a good life, okay। then उसके अलावा वो क्या कहते हैं, जो बात नेहरू ने भी कही थी कि 100% लिटरेसी जो है वो अत्यधिक आवश्यक है। उसके अलावा हेल्थ जो है, मतलब जो मेडिकल सेक्टर है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मल्टीपल इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसके ऊपर भी हमको 100% ध्यान देना पड़ेगा, तभी जो लाइफस्टाइल है दैट विल इम्प्रूव। द पीपल विल बिकम मोर हेल्दी, द पीपल विल बिकम मोर एजुकेटेड, and the overall life, the quality of life will improve. And therefore he says that we need to have a second vision for the nation to become developed. This is very important. First vision किसका था? First vision जो था वो नेहरू का था, जब उन्होंने ये सारा प्लान आउट किया था कि हाउ वी हैव टू पुट इन ऑल आवर एफर्ट्स in different areas, in different fields, so that the common man can benefit the most, right? And now he is saying the same thing, that it is the time, we have become independent, but now we need a second vision for the nation to become developed. From here he is going to move on. He's going to talk about what happened after independence, and this I will do in the second lecture. I'll end here now, and please go through the PDF and go through the introductory lecture also once again, and after that I shall be continuing with this in the next lecture. So till then, till we meet next, please stay safe. I'll see you again soon. Take care. Bye bye.